नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए महा मैराथन और मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि आज की क्लास में हम एमपीपीएससी यूनिट 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों लगभग ये सारे क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 700 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों महा मैराथन आज की क्लास होने वाली है, थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, लेकिन अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली हो तो आपका पूरा यूनिट जो 10 है वो पूरा कवर हो जाएगा और लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड सारी क्लासें लगातार मिल रही है। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, बीच बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लेते चलेंगे ताकि आपको यहाँ पर सारी चीजें याद रहेगी, और बीच में आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, कुछ खा पी के आ जाना, क्योंकि लगभग 3 से 4 घंटे की ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और 700 से ज्यादा क्वेश्चन हम करने वाले, 700 से ज्यादा क्वेश्चन आपके रहने वाले आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनको किसके द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों हर क्वेश्चन का यहाँ पर पहले पढ़कर आंसर अपने माइंड में क्लिक कर ले, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही बन रहे हैं, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चले कि आप कितने पानी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका भारत का संविधान है इसके कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो याद रखना, जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 324 में यहाँ पर ये बात की गई है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगर स्पीड में नहीं चलेंगे तो आपका जो क्लास का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खिंच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदअवधि क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी पद अवधि क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखना इनकी जो पद अवधि है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी यहाँ पर पद अवधि है। मतलब इनका जो कार्यकाल रहता है ये तो 6 वर्ष का रहता है, लेकिन अगर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो ये कार्यकाल से पहले ही यहाँ पर अपना जो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की यहाँ पर इनकी उम्र की सीमा रहती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका जो पद है ये किसके समान यहाँ पर माना जाता है। तो याद रखना, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनके समान यहाँ पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद यहाँ पर माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ना कि मुख्य न्यायाधीश के समान। इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान माना जाता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश के समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान है इसके कौन से भाग में बताया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो याद रखना, संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 में यहाँ पर जो आपका निर्वाचन आयोग है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। तो याद रखना, अपन ने अभी देखा था अनुच्छेद 324 से 329 तक यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, और भाग मैंने बताया कि कौन सा भाग है, तो भाग 15 में यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 से 329 तक यहाँ पर वर्णन है। दोस्तों हर क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी चलेगी, और हर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर धीरे धीरे आता जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे हर क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो चुनाव है ये निर्वाचन आयोग करवाता है। तो याद रखना, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सब का चुनाव कौन करवाता है? तो इन सब का चुनाव यहाँ पर कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निर्वाचन आयोग है इसे 3 सदस्यीय कब बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखना, जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था उस समय ये इसमें एक ही सदस्य हुआ करता था, लेकिन जैसे हम 1989 में पहुंचे थे तो 1989 में इसमें क्या किया? तो इसमें इसको 3 सदस्यीय बनाया गया, लेकिन फिर 1990 में हम जैसे पहुंचे तो फिर इसको 1 सदस्यीय बनाया गया, लेकिन फिर 1993 में इसको कितना? फिर इसको 3 सदस्यीय बनाया गया। तो याद रखना, इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो 1989 यानी 1989 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1993 से 1993 में इसको में 3 सदस्यीय आयोग कर दिया था, तो अब तक भी ये 3 सदस्यीय आयोग ही बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 संसद द्वारा पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है। अगर आपने पॉलिटी ढंग से पढ़ी होगी तो संविधान में इसके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। तो याद रखना, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में इसको पारित किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 324 के तहत इसको यहाँ पर पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन आम चुनाव की अधिसूचना जारी करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से जो आम चुनाव होने वाले होते हैं उनकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखना, जो चुनाव की अधिसूचना है ये कौन जारी करता है? ये राष्ट्रपति जारी करता है। लेकिन करवाता कौन है? तो करवाता निर्वाचन आयोग है। तो इस बात को याद रखना, चुनाव की सूचना या अधिसूचना जारी कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। लेकिन इस चुनाव को करवा कौन रहा है? करवा निर्वाचन आयोग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्य की योग्यता संबंधित विवाद निर्णय कौन देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद की जो सदस्य है उन जैसे हम बात करें, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब उसमें जो सदस्य का निर्वाचन होता है उनकी योग्यता से संबंधित कोई भी विवाद हो गया तो उसका निपटारा या उनका निराकरण कौन करेगा? तो उनका निराकरण यहाँ पर निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। पहले तो जो निर्वाचन आयोग है इससे परामर्श कौन लेंगे? राष्ट्रपति लेंगे और उसी आधार पर राष्ट्रपति अपना निर्णय यहाँ पर सुनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो संसद या राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर बात बताई गई? तो याद रखना, जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 में यहाँ पर चुनाव से संबंधित न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 329 में ये बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वर्ण जयंती कब मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती कब मनाई? तो याद रखना, 2001 में यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, क्योंकि इसको 50 वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए थे। ठीक है। तो 2001 में यहाँ पर इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद के सदस्य की नियरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो याद रखना, अगर संसद के कोई भी सदस्य, अगर उनकी योग्यता या उनकी अयोग्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा तो पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति अपना निर्णय यहाँ पर देगा। तो ठीक है, पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है, उसके बाद ही निर्णय यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन, विधानमंडलों के लिए निर्वाचन से संबंधित उपबंध करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विधानमंडल के लिए निर्वाचन बनाने की जो शक्ति है वो संसद की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में बताई गई? तो याद रखना, ये बताई गई 327 में। ठीक है। 327 में जो निर्वाचन है, इस निर्वाचन में संसद की क्या क्या शक्तियां है उसके बारे में यहाँ पर 327 में वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन के लिए अभी तक कुल कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर निर्वाचन के बाद में यहाँ पर एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन कई बार ये गठन नहीं किया जाता है। ये गठन क्यों किया जाता है कि कहां पर सीट बढ़ानी है, कहां पर घटानी, इसको लेकर परिसीमन यहाँ पर बनाया जाता है। तो याद रखना, अभी तक लगभग यहाँ पर 4 बार भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। एक 1952 में किया था, 1962 में किया जाता है, फिर 1962 के बाद 72 में किया और फिर शायद 2002 में किया था। तो लगभग अब तक यहाँ पर कितनी बार हुआ? तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया, और ये जो परिसीमन है ये अभी तक 4 बार भारत में बना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहमति के बिना राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयोग को पद से नहीं हटा सकता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति है वो पहले किसकी सहमति लेगा अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है? तो याद रखना, वो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त से यहाँ पर सहमति लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब यहाँ पर दो बातें याद रखना। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए पहले राष्ट्रपति किससे परमिशन लेगा? सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेगा, उसके बाद ही हटाएगा। अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए पहले राष्ट्रपति किससे परमिशन लेगा? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परमिशन लेगा, उसके बाद ही हटाएगा। लेकिन हटाएगा कौन? इनको हटाएगा तो राष्ट्रपति, भले वो किसी से परमिशन लेकर हटाएगा, लेकिन हटाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वयस्क नागरिक को धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, या उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो संविधान का अनुच्छेद 325 है, इस 325 में यह बात कही गई है कि भारत का कोई भी नागरिक है उसको लिंग, जाति के आधार पर जो वोट डालने का जो उसका अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। ये किसमें की गई है? तो ये बात अनुच्छेद 325 में यहाँ पर बताई गई है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि चुनाव समाज के लिए सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है तथा उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कथन कहा था कि जो चुनाव है ये समाज के जो सबसे पीड़ित या सबसे निचले वर्ग के लोग के उनके लिए एक हथियार साबित होने वाला है, और ये उनको राजनीतिक और कानूनी मान्यता यहाँ पर समानता देने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो याद रखना, अगर आपसे निर्वाचन आयोग का कार्यालय या सचिवालय पूछे तो वो कहां पर है? वो है आपका नई दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो भारत के एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह है ये भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या रहे? न्यायाधीश के पद पर भी रहे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निर्वाचन आयोग है या निर्वाचन आयोग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, सीधा सीधा याद रखना, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कौन काम करता है? तो ये काम करता है आपका कौन? निर्वाचन आयोग काम करता है। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, चुनाव में धांधली, रेगिंग, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, अन्य अनियमितता के आधार पर निर्वाचन रद्द करने का अधिकार किसको है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी चुनाव चल रहा है उसमें कोई भी गुंडों ने रेगिंग कर दी या बूथ में तोड़ फोड़ कर दी या कोई हिंसा, लड़ाई झगड़ा किया, तो याद रखना जो निर्वाचन आयोग है इस निर्वाचन आयोग को यह शक्ति प्रदान है कि यह तुरंत उस चुनाव को यहाँ पर रद्द कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना, चुनाव को रद्द कौन कर सकता है? तो निर्वाचन आयोग तुरंत, अगर रेगिंग, हिंसा वाली अगर घटना हुई हो तो रद्द करेगा। अगला, प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा
सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में एक ऐसे भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे जिसने क्या किया कि उनका जैसे ही निर्वाचन आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ वो सेवानिवृत्त हो गए, उनके बाद उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो उनका नाम है टी.एन. शेषन। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये, ऐसे नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, क्योंकि बड़ी मेहनत से पूरा मैटर मैंने आपके लिए तैयार किया। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, किसी भी बुक में इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है वीवीपैट का पूरा नाम या मुख्य रूप से फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना जो वीवीपैट है ये वोट डालने की या वोट के लिए एक मशीन आती है जिसमें यहाँ पर वोटर का पूरा बायोडाटा दिखाई देता है। तो याद रखना इसका नाम है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो याद रखना ये फुल फॉर्म याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है नोटा। नोटा आपने देखा होगा, नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द अबाउ का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया। याद रखना जो नोटा का बटन होता है, मतलब नोटा का बटन सबसे लास्ट में रहता है, जिसमें अगर आपको जितने भी लोग चुनाव में खड़े हुए अगर वो कोई भी पसंद नहीं है तो अपन कौन सा बटन दबाते, नोटा का बटन दबाते। तो इसका सबसे पहले उपयोग कब किया गया था, याद रखना 2009 में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। ठीक है, और नोटा का फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ दी अबव, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, देश में ईवीएम का प्रयोग 1982 में सर्वप्रथम कहां किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ईवीएम है, ईवीएम का सबसे पहले उपयोग कहां किया गया। तो याद रखना ईवीएम का सबसे पहले उपयोग केरल में सन 1982 में किया गया था। और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका उपयोग सन 1982 में कहां पर किया गया, केरल में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वप्रथम किस राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग गठित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है, सॉरी देश में वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग बना। तो याद रखना जो मध्य प्रदेश है ये देश का सबसे पहला राज्य है जहां पर सबसे पहले क्या बनाया था, तो राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वो कौन सी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का या राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो याद रखना जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसको वर्तमान में अभी अभी हाल ही में क्या हुआ, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया। तो याद रखना राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही आपका क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना जो भारत की निर्वाचन पद्धति है ये बिल्कुल जो ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति है उससे मिलती जुलती है। मतलब निर्वाचन पद्धति जो है ये कहां से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भारत में सबसे पहले जो चुनाव हुए थे ये 1951-52 में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जब संविधान बन रहा था उस समय, फिर जैसे अंतरिम सरकार बन गई थी उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर 1951-52 में भारत में पहली बार चुनाव यहाँ पर हुए थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो पहली बार मतदाता दिवस है ये 2011 को मनाया गया। और कब मनाया जाता है, तो अभी मैंने बताया था कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी करने की शक्ति किसमें निहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निर्वाचन आयोग है इसकी संख्या में कोई भी कमी या वृद्धि करनी है तो याद रखना ये कौन करेगा, तो याद रखना ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविधान में उल्लेखित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही सबसे ज्यादा डाउट रहता है। याद रखना
जो निर्वाचन आयुक्त रहता है इसकी पद अवधि कितनी होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर संविधान में कहीं से कहां तक वर्णित नहीं है। उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हटाने की प्रक्रिया दे रखी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाएगा और अन्य को मुख्य की जांच के बाद में राष्ट्रपति हटाएगा, और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन इनकी पदावधि कितनी रहेगी ये कहीं से कहां तक भी संविधान में नहीं दिया है, बल्कि इसको राष्ट्रपति ने यहाँ पर निर्धारित किया है 6 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महिलाएं हैं इनको सबसे पहले वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1926 में यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार पिंक बूथ की शुरुआत किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। जो पिंक बूथ है ये पिंक बूथ मुख्य रूप से महिलाओं के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था, और कब शुरू किया गया था, तो 2015 में इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन व्यवस्था में सुधार हेतु गठित तारकुंडे समिति से संबंधित विकल्प चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी तारकुंडे समिति है इससे संबंधित यहाँ पर आपको जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं ये सारे विकल्प वैसे सही है, लेकिन हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो तारकुंडे समिति इसका गठन कब हुआ, 1974 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। इसे जेपी समिति के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में इसका गठन जयप्रकाश नारायण एवं वी एम तारकुंडे की अध्यक्षता में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है। तारकुंडे समिति सबसे पहले आपसे पूछेगा कि किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। इसका गठन कब हुआ, 1974 में हुआ, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जेपी समिति भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो गठन है ये जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने किया और तारकुंडे ने किया, इसलिए जेपी समिति या तारकुंडे समिति निर्वाचन से संबंधित है। 1974 में इसकी स्थापना हुई। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, उपचुनाव कराया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपचुनाव कराया जाता है, तो याद रखना इसका यहाँ पर कोई डाटा फिक्स नहीं, 2 वर्ष 5 वर्ष सब गलत है। कभी भी उपचुनाव करवाया जा सकता है। क्या होता है कि जैसे कि मान लो अभी भी कोई पद चल रहा है, जैसे मान लो कोई सांसद है, कोई विधायक है, मान लो सांसद का अचानक मृत्यु हो गई या फिर कोई घटना हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया या कोई भी बात हो गई, तो क्या होगा, फिर उपचुनाव करवाने पड़ेंगे, वहां की सीट को भरना होगा। तो यहाँ पर नियम तो ये है कि हर उस जो सीट है उसे 6 महीने के अंदर अंदर भरना होगा। तो याद रखना फिर चुनाव कभी भी 6 महीने के अंदर अंदर करवाने ही होते हैं, मतलब कभी भी करवाए जा सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है 2 साल 5 साल 3 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किसका चुनाव करवाता है। तो याद रखना जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। सिर्फ और सिर्फ पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है, वो करवाता है कौन, वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग याद रखना जो आपकी संसद है, इस संसद में 2 सदन आते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद में राज्य की जो विधानमंडल है, विधानमंडल का चुनाव, विधानमंडल में भी 2 सदन आते हैं, विधानसभा और उसके बाद में विधान परिषद। तो इनके चुनाव कौन करवाता है, ये तो राष्ट्रीय करवाता है। लेकिन याद रखना जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। ये बात ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग है, आयुक्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो एनवी लोहानी साहब थे, ये एनवी लोहानी साहब मध्य प्रदेश में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें पदावधि निर्धारित की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी जो सेवा शर्तें और पदावधि कौन यहाँ पर निर्धारित करता है, तो ये करता है राज्यपाल। अब अपन ने देखा कि जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसमें कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। लेकिन अब जितने भी काम है जो राज्य निर्वाचन आयोग में जितने भी काम राष्ट्रपति ने किए थे वही यहाँ पर कौन करेंगे, वो राज्यपाल करेंगे। मतलब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में जो काम राष्ट्रपति ने किए थे वो राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है 1 फरवरी 1994 में यहाँ पर जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है इसकी यहाँ पर स्थापना की गई है। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये क्या है, तो याद रखना ये संवैधानिक निकाय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये कैसा निकाय है, तो याद रखना ये संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि संविधान के भाग 9 में 243 में इसका यहाँ पर वर्णन आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मैंने बताया था कि राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति, त्यागपत्र का जो भी काम है वो सब राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो याद रखना ये भी कौन हटाएगा, तो सॉरी यहाँ पर ये ध्यान रखना ये कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये यहाँ पर गलती होती है, याद रखना। जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसमें नियुक्ति कौन कर रहा है, नियुक्ति कौन कर रहा है, तो याद रखना नियुक्ति का जो काम है वो राज्यपाल का है, राज्यपाल का है। लेकिन अगर हम बात करें हटा कौन रहा है, तो हटाने का जो काम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है राष्ट्रपति हटा रहा है, इनको राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये बात कान खोल के लिख लेना, कहीं पर भी स्टार लगा के लिखना, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर होता है और यहाँ पर आंसर क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने ही आपके सामने गलत कर दिया, तो आप भी इसी तरीके से एग्जाम में गलत कर दोगे, तो याद रखना ये बात जरूरी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं, तो याद रखना अभी तक यहाँ पर जो अगर हम देखें तो 5 बार चुनाव हुए। क्यों? क्योंकि 1994 में गठन हुआ था। अब 1994 में अगर आप 5 साल आगे बढ़ाते जाओगे तो 50-25 मतलब यहाँ पर कितनी बार चुनाव हुए, तो लगभग अब हम देखें तो 5 बार यहाँ पर आम चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपका अनुच्छेद 243 जेड ए है, इस जेड ए के अनुसार यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव है ये नगरीय निकाय के चुनाव जेड ए के द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद कौन सा है, 243 जेड ए। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस राज्य में किया गया, तो अपन को याद है कि हमारे मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले यहाँ पर क्या बना था, तो राज्य निर्वाचन आयोग सबसे पहले यहाँ पर बना था, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा व विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना इनमें से कौन जारी करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपका यहाँ पर एक विधानसभा और विधान परिषद के लिए आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति जारी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये चुनाव तो कौन करवाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग तो करवाता है, तो इसकी जो सूचना जारी करेगा ये भी राष्ट्रपति जारी करेगा, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग सदस्य निकाय है, तो याद रखना जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये कितना सदस्य निकाय है, ये 1 सदस्य निकाय है। लेकिन जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है ये कितना सदस्य निकाय है, 3 सदस्य निकाय है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना जो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग है इसके पहले जो सचिव बने थे ये कौन बने थे, प्रकाश चंद्र यहाँ पर पहले सचिव बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव बनी, तो याद रखना वो कौन बनी, तो वो बनी आपकी विजय श्रीवास्तव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महिला सचिव किसे बनाया गया है, सबसे पहले कौन बनी थी महिला में, तो विजय श्रीवास्तव बनी थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पिछले 13 से 18 जो 2013 से 18 तक राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन रहे, तो याद रखना वो रहे थे आपके आर परशुराम। 2013 से 2018 तक जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त बने थे वो कौन रहे थे, वो रहे थे आपके परशुराम जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पर आपके यूपीएससी के क्वेश्चन चालू हो गए, अभी तक निर्वाचन आयोग के चल रहे थे, अब दूसरा आयोग आपका आ गया, कौन सा, यूपीएससी। ठीक है, तो याद रखना जो लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का गठन है ये 1 अक्टूबर 1926 को यहाँ पर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना 1 अक्टूबर 1956 को यूपीएससी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय यहाँ पर जो आपका यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग है इसे यहाँ पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि 1926 में अगर हम देखें तो भारत का संविधान भी नहीं बना था और हम आजाद भी नहीं हुए थे, उस टाइम पे यूपीएससी बन गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब बना, जब भारत का संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना रॉयल कमीशन
1923 में स्थापित किया गया और किससे संबंधित है, तो यूपीएससी से संबंधित है। याद रखना, सिविल सर्विस से संबंधित है, रॉयल कमीशन, और 1923 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, जो भारत शासन अधिनियम है, इस भारत शासन अधिनियम ने जो आपका पहली बार जो लोक सेवा आयोग बना था उसको क्या नाम दिया था, तो उसको फेडरल आयोग के नाम दिया था, फेडरल आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय जो पहली बार स्वतंत्रता के बाद आपके जो अध्यक्ष बने थे यूपीएससी के, वो बने थे आपके एच के कृपलानी साहब। तो ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है, एच के कृपलानी साहब। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी है? तो याद रखना 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी यहाँ पर क्या है, पदावधि है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो इनकी यहाँ पर पदावधि है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, इनकी जो नियुक्ति करेगा ये कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र यहाँ पर देते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनेगा उसकी यहाँ पर योग्यता क्या रहेगी? तो याद रखना, इनकी यहाँ पर योग्यता देखें तो वह भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक उसने कार्य करता किया हो या उसका अनुभव हो, तो यहाँ पर वो व्यक्ति यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। याद रखना, यहाँ पर कोई भी योग्यता नहीं दी गई, बस एक योग्यता यहाँ पर दी गई है कि वो व्यक्ति ही यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है जिसने सिविल सर्विस में या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष यहाँ पर काम किया हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते पेंशन सहित खर्चों का उल्लेख संविधान में कहां पर है? तो याद रखना, जो भारत की संचित निधि है, ये भारत की संचित नीति, यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनके वेतन भत्ते और खर्चे से संबंधित उल्लेख यहाँ पर बताया गया। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो याद रखना, ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? राष्ट्रपति को। देखो, इनकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है। त्यागपत्र भी किसे दे रहे हैं? त्यागपत्र भी ये किसको दे रहे हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है। ये रिपोर्ट भी किसको दे रहे हैं? तो रिपोर्ट भी ये किसको दे रहे हैं? तो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को दे रहे हैं। तो याद रखना, यूपीएससी के बारे में इतना याद रखना, राष्ट्रपति को नियुक्ति, त्यागपत्र और रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। आयोग के सदस्य एवं कर्मचारी के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है, यह अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका भारत के संविधान का 332वां अनुच्छेद है। इस 32 में 322वां जो अनुच्छेद है, वो 322वें अनुच्छेद में ये बात बताया गया कि जो यूपीएससी के सदस्य या फिर अध्यक्ष है, इनका वेतन भत्ता कहां पर है? तो याद रखना, इनको भारत की संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 332 में की गई है, 322 में की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, सबसे पहले जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इस 1919 के अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या हुआ था? भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो संविधान का आपका अनुच्छेद 315 है, इस अनुच्छेद 315 में ये बात कही गई है कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, और इसी में ये बात भी कही गई है कि भारत में एक राज्य लोक सेवा, मतलब हर राज्य के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1926 में स्थापित प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, जब पहली बार 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ था, उस समय यहाँ पर एक तो अध्यक्ष हुआ करता था और 4 अन्य सदस्य इनके अलावा यहाँ पर हुआ करते थे। तो 1+4 का रेशो था। कब? 1926 में, जब इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का प्रावधान है? तो याद रखना, जो आपका अनुच्छेद 316 है, इस अनुच्छेद 316 में यहाँ पर जो यूपीएससी के जो सदस्य अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति और उनके कार्यकाल का यहाँ पर वर्णन किया गया। किसमें? 316 में। याद रखना। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के
में सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन संबंधित प्रावधान किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना जो यूपीएससी के सदस्य उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 317 में यहाँ पर बताई गई है। 317 मतलब खतरा, खतरा मतलब हटाना, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना हटाना 317 में। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के व्यय पर भारित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जो राज्य की संचित निधि है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत, भारत की संचित निधि, ठीक है। भारत की जो संचित निधि रहेगी, इस भारत की संचित निधि पर जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका व्यय यहाँ पर भारित रहेगा। इसका आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी कर लेना, ठीक है। अगर संघ लोक सेवा आयोग में किसी भी अध्यक्ष को, यहाँ पर सदस्य को क्या करना है, वेतन देना है या उनका खर्चा बताना है, तो उनका व्यय किस पर भारित रहेगा, तो संघ लोक सेवा आयोग का तो भारत की संचित निधि पर रहेगा और राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य की पे रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इस लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपके सर रोज बारकर थे, ये सर रोज बारकर यहाँ पर पहली बार जब 1926 में, कब 1926 में जब आपका यूपीएससी का गठन हुआ था उस समय सर रोज बारकर बने थे। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को ही सौंपता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य और संघ लोक सेवा को सौंपा जा सकता है। तो याद रखना जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति जब भी चाहे तो ये क्या कर सकता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो उसका काम किसे सौंप सकता है, तो संघ लोक सेवा आयोग को सौंप सकता है, लेकिन कौन, राष्ट्रपति चाहेगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य वर्णित है। मोस्ट इंपोर्टेंट कृत्य, अब यहाँ पर ये कृत्य क्या आ गया, यहाँ पर आप को कंफ्यूजन नहीं होना है, कृत्य का मतलब होता है कार्य, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए, तो याद रखना ये दिए गए अनुच्छेद 320 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के जनक कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के जनक कौन कहलाते हैं। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय प्रशासनिक सेवा के यहाँ पर जनक कहलाते हैं, ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है, देहरादून, जो कि उत्तराखंड में आता है। याद रखना क्या होता है कि अगर हम यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, अब यूपीएससी के एग्जाम देंगे तो एक तो बनेंगे कौन, आईएएस, एक बनेंगे आपका आईपीएस और एक बनेंगे आपके कौन, आईएफएस। जो आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो लोग चयन होते हैं उनका यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है, तो देहरादून उत्तराखंड में होती है। और कहाँ होती है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण अकादमी में होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति का प्रावधान है। याद रखना जो अनुच्छेद 321 है यहाँ पर, उसमें जो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग है उनके कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके कोई भी जो आईएएस बनता है, बड़े अक्षर में लिख रहा हूं, आईएएस जिनका सपना होता है, और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो आपका ये है लबासना, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। तो याद रखना जो ये आपका लबासना है, इसमें किसकी ट्रेनिंग होती है, इसमें आईएएस जो बनकर जाता है उनकी ट्रेनिंग होती है और सभी का सपना है। तो ये कहाँ पर है, तो ये मसूरी उत्तराखंड में, ठीक है। लबासना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है, तो मसूरी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर पहली बार भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको सिविल सर्विस में इनका चयन हुआ था। तो याद रखना इनने कहां पर, इंग्लैंड में जाकर उस समय एग्जाम दी थी, इंग्लैंड में जाकर, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग ये बात होगी 1900 की बात होगी, 1900 की बात होगी शायद,
ठीक है, नहीं 1900 की बात नहीं होगी, ये 1800 की बात होगी, 1800 के आसपास की बात होगी। इंग्लैंड में इन्होंने जाकर एग्जाम दी थी और सिविल सर्विस की एग्जाम पास की थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय वन सेवा का सृजन किया गया? भारतीय वन सेवा मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब बनाई गई? तो याद रखना ये बनाई गई सन 1966 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब अगर हम बात करें तो 1966 के पहले भारत में दो सर्विस थी, एक तो आईएएस और एक आईपीएस। लेकिन जब आपका 1966 आया तो इसमें आपका आईएफएस भी जोड़ दिया, मतलब अभी तक 3 अखिल भारतीय सेवा यहाँ पर भारत में काम कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। संयुक्त मतलब क्या? दो राज्य या दो से अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग होता है, उसे बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना वर्तमान में जो प्रदीप कुमार जोशी है, प्रदीप कुमार जोशी आपके वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस से जांच करवाने के बाद राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद से हटा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखना जो आपका उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट की जो जांच है, हाई कोर्ट की जांच के बाद क्या होगा, तो जो राष्ट्रपति रहेगा, ये राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना अगर अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना है तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति पहले किसके पास जाएंगे? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं है, किंतु आयोग में आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार के अधीन कितने वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था। तो याद रखना कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको क्या बनना है? यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? राज्य सरकार के साथ अगर उसने 10 साल तक या केंद्र सरकार के साथ 10 साल तक काम किया है तो वो उसकी योग्यता रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाना है तो उसके लिए फिर राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है? उनकी सेवा शर्तें तय करता है या वेतन भत्ते तय करता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? तो मैंने अभी बताया था कि भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, एक आईएएस, आईपीएस और एक आईएफएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो याद रखना ये आयोजित की गई थी आपकी 1922 में। सबसे पहली बार भारत में कहां पर हुई थी? तो इलाहाबाद में सबसे पहले हुई थी, ये बात याद रखना। इससे पहले लंदन में चल रही थी, लेकिन लंदन से पहली बार 1922 में आपका इलाहाबाद में यहाँ पर यूपीएससी की एग्जाम कराई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना जो आपका 2/3 बहुमत से जो राज्यसभा है, ये 2/3 बहुमत से यहाँ पर क्या करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। कौन? राज्यसभा। कितने? 2/3 बहुमत से। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, स्टार लगाकर लिख लो, इस क्वेश्चन को छप सकता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो संविधान का भाग 14 है, इस संविधान के भाग 14 में क्या बताया गया कि भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है, सॉरी जो लोक सेवा आयोग है, देखो भाग 14 में अगर हम बात करें तो यूपीएससी का वर्णन भी है और स्टेट पीएससी का वर्णन भी है, स्टेट पीएससी का वर्णन भी है। मतलब राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों किसमें है? तो संविधान के भाग 14 में ही है, तो इस यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो ये भी वही है, सेम अनुच्छेद 315 आएगा, इससे यूपीएससी का गठन हुआ और इससे स्टेट पीएससी का गठन भी इससे ही हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्वरूप कैसा है? तो याद रखना ये संवैधानिक है, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है
तो इसलिए ये क्या रहेगा, संवैधानिक रहेगा। निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जो आपका इंदौर है, इंदौर में आपका एमपीपीएससी का मुख्यालय, तो याद रखना एमपीपीएससी का मुख्यालय कहां पर है, तो एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो याद रखना जो संविधान का अनुच्छेद 316 है, इस 316 के अंतर्गत यहाँ पर अनुच्छेद 316 के अंतर्गत मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य हुआ उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूं, भारत में अगर हम देखें तो राज्य के लिए स्टेट पीएससी रहता है और केंद्र के लिए यूपीएससी यानी केंद्र लेवल का यहाँ पर पीएससी रहता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग रहता है। दोनों का सेम यहाँ पर डाटा है, दोनों का एक ही भाग, एक ही अनुच्छेद, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहना। अगर आपने यूपीएससी याद कर लिया तो मतलब क्या कर लिया, आपने स्टेट पीएससी भी याद कर लिया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना वहां पर कौन कर रहा था यूपीएससी में, राष्ट्रपति, तो यहाँ पर कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखना डीबी रेगे, यहाँ पर जो आपका एमपीपीएससी है, इस एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन, डीबी रेगे साहब बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन किस पर भारित होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये रहते राज्य की संचित निधि पर। देखो यूपीएससी को कौन देगा वेतन भत्ते, तो भारत की संचित निधि देगी, और एमपीपीएससी को कौन देगा, तो एमपीपीएससी को राज्य की संचित निधि देगी, स्वाभाविक सी बात है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर अपन ने देखा था तो जो आपका यूपीएससी थी इसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल था, लेकिन जो आपका एमपीपीएससी रहेगी, इस एमपीपीएससी में जो कार्यकाल हम देखें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष का कार्यकाल इनका रहेगा, ये बात आपको याद रखनी रहेगी। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने का प्रावधान है, तो याद रखना हटाने का प्रावधान मैंने बताया था 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब हटाना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है 317 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने पद से हटाया जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना जो राष्ट्रपति होता है, यहाँ भी वही हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे और नियुक्ति का काम कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्य वर्णित है, और मैंने बताया था कृत्य का मतलब क्या होता है, कार्य, तो याद रखना कार्य अपन ने देखे थे 320 में कार्य स्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो जो उपरोक्त सभी लोग दिखाई दे रहे हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। अब इस क्वेश्चन को देने का मतलब क्या है कि जितने भी अध्यक्ष की लिस्ट है उनको एक बार आप क्या करना, रिवाइज कर लेना, उनको एक बार आंखों में नजरों में ले लेना, ताकि आपको याद रहे कि ये लोग यहाँ पर आपके एमपीपीएससी के अध्यक्ष रहे, तो कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है, प्रतिवेदन मतलब क्या होता है, रिपोर्ट, और रिपोर्ट का जो वर्णन है वो कहाँ दिया गया, तो याद रखना सबसे लास्ट जो 323 वाला अनुच्छेद है, यहाँ पर इनका यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर वर्णन है। अगला क्वेश्चन, नरौन राज्य प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नरोना राज्य प्रशासनिक अकादमी ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, तो भोपाल में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में, और अमरकंटक किस जिले में आता है, तो अनूपपुर जिले में आता है अमरकंटक, वहां पर क्या है, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशेष परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, तो याद रखना जो राष्ट्रपति रहता है, ये राष्ट्रपति कभी भी क्या होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है उसे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, तो याद रखना वो है आपका 41वां संविधान संशोधन। याद रखना जो 41वां संविधान संशोधन था, इस 41वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो आपके
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य पहले 60 वर्ष तक ही पद पर रह सकते थे, लेकिन अब उनकी उम्र 62 तक हो जाती है, तब तक वो पद पर रह सकते हैं, मतलब 2 साल का इनको छूट दिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण की समाप्ति कब की गई? तो याद रखना ये की गई यहाँ पर जून 2001 में। याद रखना पहले मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक अधिकरण नाम की एक संस्था हुआ करती थी। ये संस्था यहाँ पर कुछ चुनाव के बारे में जानकारी एकत्रित करती थी, तो उसको समाप्त कर दिया 2001 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन वो अध्यक्ष है जो एमपीपीएससी के अध्यक्ष तो रहे लेकिन एमपीपीएससी से सीधे यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। तो याद रखना उनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार जोशी। याद रखना प्रदीप कुमार जोशी एमपीपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके और यूपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2020 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना जो आपकी धारा 118 है, इस धारा 118 के तहत यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधिसूचित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जब 1956 में आपका क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी समय यहाँ पर क्या बना था? एमपीपीएससी का गठन हुआ था। और जब 1956 में एमपीपीएससी का गठन हुआ था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपका भारत शासन अधिनियम है, इस भारत शासन अधिनियम ने यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग यहाँ पर आयोग होना चाहिए, ये बात इसने बोली थी प्रांतीय आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने पर इसकी जांच करवानी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाते, ये बात अपन जानते हैं, लेकिन किसकी जांच पर हटाते हैं? तो याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय है, उसकी जांच के बाद ये इनको हटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्त होने के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र वहां नियोजन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहां है संघ लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है दोस्तों, यूपीएससी हुई या फिर स्टेट पीएससी हुई, अगर आपने यूपीएससी के पद में अगर आपने क्या एक बार अध्यक्ष बन गए, तो आप एक बार अध्यक्ष के बाद डबल अध्यक्ष नहीं बन सकते, मतलब पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकते। अगर आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए तो यूपीएससी के सदस्य भी नहीं बन सकते, क्योंकि नीचे पद पर आ नहीं सकते, तो आपको वहां से हटना ही पड़ेगा एक बार का कार्यकाल करने के बाद। लेकिन क्या होता है, एमपीपीएससी का अगर कोई अध्यक्ष है या कोई सदस्य है, तो वो क्या करेगा, वो यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है, मतलब कहीं पर भी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है यूपीएससी या एमपीपीएससी में। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ पर आपके सीएजी से संबंधित क्वेश्चन आ गए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक से संबंधित। इसलिए में हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अपन पानी वानी पी लेते हैं, इतने आप भी पानी पी लो, फिर अपन आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बड़ी मेहनत से पूरी स्लाइड मैंने तैयार की है। आपको पूरी क्लास देखना है जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। अगर ये पूरी क्लास आपने देख ली हो तो यह मानकर चलना कि आपके जो 8 से 10 नंबर का डाटा रहेगा, ये 8 से 10 नंबर का डाटा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन एक बार क्या करना, पूरे आयोग पढ़ लेना, उसके बाद फिर ये क्लास देखना, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं। पीछे पीठ पूरी गर्मी से गीली हो गई, क्योंकि एक जगह बैठने से क्या होता है, पूरे पीछे से गर्मी आ जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं रहे? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो पीवी दीक्षित साहब है, इनमें से पीवी दीक्षित साहब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक जो सीएजी के पद पर यहाँ पर नहीं रहे। अब मैंने ये क्वेश्चन भी इसीलिए दिया कि जितने भी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, उनकी लिस्ट एक बार आप अपने बुक में देखना और एक बार उनको नजरों में निकाल लेना, तो आपको जितने नाम याद हो जाए वो काफी, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है पूछने के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसको जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से आपका जो सीएजी है उस सीएजी को हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरा डाटा मिक्स होगा ये बात मैं जानता हूं, लेकिन आप एक बार पढ़ के आना पूरे आयोग, उसके बाद में और ज्यादा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो याद रखना ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक को, क्योंकि ये पूरा जितना भी खर्चा वर्चा जो भी हो रहा है उसका सारा लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो याद रखना जो लोक लेखा समिति की बैठक है उसमें आपका नियंत्रक व महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है, जिसको हम बोलते हैं सीएजी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना ये नई शब्द निकाल लेना, ये बहुत दुख देता है। ठीक है, तो याद रखना इनमें से उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी उसको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके शायद इसको संसद यहाँ पर पद से हटाती है। तो ठीक है, इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सेवानिवृत्त के पश्चात वहां अन्य सरकारी सेवा को अयोग्य हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, तो ये भी सही है, लेकिन इसको राष्ट्रपति हटा नहीं सकते, ये बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन कार्यों से मुक्त कर दिया गया था? तो याद रखना ये था आपका 1976। याद रखना पहले 1976 से पहले क्या होता था कि जितना भी लेखा जोखा करने का काम है वो कौन करता था? वो भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता था। और उनकी जो जांच है या उनकी जितनी भी ये मानकर चलो कि उनका सर्वे है वो भी कौन करता था? तो वो भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 1976 में इसको लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया। अब इसका काम सिर्फ क्या करना है? जांच करना है, रिपोर्ट देखना है कि कैसी क्या चल रही है, और उनका सर्वे करना का काम है। अब लिखने का काम इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना हुई? तो याद रखना 1985 में मध्य प्रदेश में महालेखाकार की यहाँ पर स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का महालेखाकार निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो याद रखना जो मध्य प्रदेश का महालेखाकार है या कोई भी राज्य का महालेखाकार है ये सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना जो ये कार्यालय आपका ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में स्थित है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दुख दे सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगर आंसर देखें तो उपरोक्त सभी आ रहा है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ एकल सदस्य संस्था है, बिल्कुल राइट। यहाँ केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है जो सिविल न्यायालय की शक्तियों को धारण करती है, ये भी बिल्कुल राइट है। और अवकाश प्राप्ति के बाद सीएजी कोई सरकारी पद प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे कथन यहाँ पर सही है, एक बार मैंने पढ़ के बता दिए, एक बार आप पढ़ना, पीडीएफ में दे दूंगा, टेलीग्राम पर जाना, तोमर स्टडी क्लासेस सर्च करना, मेरे चैनल का लोगो देखना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, कौन सी समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है? तो याद रखना जो आपकी लोक लेखा समिति है, ये लोक लेखा समिति क्या करती है? तो ये सीएजी के द्वारा जो आपका सीएजी के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसके आधार पर यहाँ पर जांच करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मतलब रक्षा संबंधित लेखाओं का संकलन करना। याद रखना जो रक्षा संबंधित लेखांकन है इसका कार्य कौन नहीं करता? तो सीएजी नहीं करता। बाकी हम बात करें तो राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, ये भी सही है। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं का लेखांकन करना, या सही है। आश्विक निधियों द्वारा लोक लेखाओं का संकलन करना, ये भी सही है। और संबंधित केंद्र राज्य के लिए लेन देनों की जांच करना, ये बिल्कुल राइट। यहाँ पर सारे पॉइंट आपके सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य सीएजी का नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर देखो कार्य से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे कार्य आप पढ़ लेना सीएजी के। ठीक है, तो याद रखना
वहां राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है। ये कार्य गलत है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। जो राज्य से संबंधित जो लेखाओं की जो घटना है वो महालेखाकार करता है राज्य का, और वो राज्य की विधानमंडल में रखता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट गलत है। बाकी सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ना कि वो भारत की संचित निधि पर रक्षा करता है, केंद्र सरकार के लेखा संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और केंद्र की सहायता प्राप्त सभी संस्थाओं का लेखा परीक्षण करता है। तो ये बात सारी सही है, बस बी वाला आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? तो याद रखना सन 1773 में ये स्थापना सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने की थी। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। जो इंडिया में उस टाइम पे वो रहते थे तो उनके लेखाओं की जांच करना, इसके लिए इस अकाउंट की यहाँ पर स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अब नीति आयोग के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, नीति आयोग के क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू हो गए, याद रखना है दोस्तों। आपके सारे आयोग को एक सीक्वेंस से मैंने फॉलो किया। पहले आपके निर्वाचन आयोग देखा, फिर अपन ने यूपीएससी देखा, फिर अपन ने कौन सा देखा, तो अभी कौन सा सीएजी देखा, अब यहाँ पर नीति आयोग आपका शुरू हो गया। ठीक है, तो नीति आयोग एक निकाय है। ठीक है, तो याद रखना ये कौन सा, यहाँ पर संविधानेतर कैसे, इनमें से कोई नहीं आएगा ना। ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, हाँ ये संविधानेतर है, मतलब इसका संविधान में कोई स्तर नहीं है, मतलब संविधान के आधार पर नहीं बनाया गया है, सरकार के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर अगर देखे तो इसका आंसर रहेगा कार्यकारी निकाय, कार्यकारी निकाय। ठीक है, ये कार्यकारी निकाय, ये कार्यकारी निकाय क्या होते हैं देखो, एक बार निकाय में पूरा समझा देता हूँ। एक तो आता है आपका संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका जो वर्णन है वो कहां पर है, संविधान में। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। एक आते हैं आपके सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय। तो सांविधिक निकाय ऐसे होते हैं जो सरकार, मतलब कोई भी अधिनियम होता है, मतलब पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के बाद में जो अधिनियम होते हैं, उस अधिनियम के द्वारा जो निकाय बनते हैं, उस अधिनियम के द्वारा उन्हें बोलते हैं सांविधिक निकाय। और कार्यकारी निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनको कौन बनाती है, तो सरकार इनकी मर्जी से जब चाहे जब बना सकती है, तो ऐसे निकाय को कार्यकारी निकाय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान का अंग नहीं है? तो याद रखना जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है, बाकी निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है और सीएजी है, जो बस नीति आयोग कार्यकारी निकाय है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को यहाँ पर आपका जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब अभी कौन है प्रधानमंत्री के पद पर? नरेंद्र मोदी जी है। अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो वो सीधा नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीधा सिंपल सी देखने की बात ही नहीं है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रतिस्थापित करके नीति आयोग अस्तित्व में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, जब नीति आयोग का गठन नहीं हुआ था, इससे पहले योजना आयोग काम करता था, लेकिन अब इस योजना आयोग की जाके नया आयोग बना दिया जिसका नाम क्या है? नीति आयोग बना दिया। कब? 2015 में बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो याद रखना जो आपके प्रधानमंत्री रहते हैं वो इसके अध्यक्ष रहते हैं, और वो यहाँ पर किसकी नियुक्ति करते हैं? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर नीति आयोग कार्य करता है? तो याद रखना जो नीति आयोग है ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, सहकारी संघवाद के आधार पर ये काम करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सहकारी संघवाद के आधार पर आपका नीति आयोग काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रतिस्थापित करके नीति आयोग अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये योजना आयोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और पिछली बार 2020 की जो आपकी एमपीपीएससी की एग्जाम हुई थी, उस एमपीपीएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना जो आपके अरविंद पनगड़िया है, ये पहले यहाँ पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे, अरविंद पनगड़िया साहब। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो याद रखना जो नीति आयोग के सबसे पहले जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे वो कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। कार्यकारी अधिकारी का मतलब क्या होता है? सीईओ। ठीक है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने थे?
सॉरी सिंधु श्री खुल्लर बने थे। ये यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि अपन पहले श्री नाम लेते तो यहाँ पर पहले श्री आ रहा है, लेकिन अब इसमें श्री को बीच में पटक दिया। ठीक है, तो याद रखना, अपनी आदत क्या, पहले श्री हम बोलते हैं अक्सर, तो याद रखना मैं भी पहले श्री बोल रहा हूँ, लेकिन सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, अब सिंधु श्री खुल्लर बोलूंगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय श्रम अर्थव्यवस्था शोध एवं विकास संस्थान से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, नीति आयोग से संलग्न केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन है। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पलाइन मैन पावर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। 9 जून 2014 को IAMR का नाम बदलकर NILERAD कर दिया। तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही है। अगर आप जो राष्ट्रीय श्रम अर्थव्यवस्था शोध विकास संस्थान के बारे में एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा। लेकिन सारे विकल्प यहाँ पर इसके सही है। मैं आपको पूरी PDF दूंगा, तो आप एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना, ताकि आपको पता चले। अब सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। योजना आयोग कब बना था, जब भारत देश आजाद हुआ था, उस समय क्या हुआ था, यहाँ पर आपने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। और भारत के पहले जो PM बने थे, सॉरी पहले PM, हाँ पहले PM कौन बने थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। और जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर यहाँ पर एक आयोग बना था जिसका नाम था योजना आयोग। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष रहते थे वो भी पदेन रहते थे। वो भी कौन रहता था, जो PM बनेगा वो यहाँ पर कौन बनेगा, वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर उपरोक्त सभी है। यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जल्दी में। देखो, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिलिंग का भाग कौन कौन है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे इसमें। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, नीति आयोग में बहुत सारे सदस्य जुड़े होते हैं। एक तो इसमें अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा, फिर इसमें CEO रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ इसमें आमंत्रित सदस्य रहेंगे, कुछ इसमें यहाँ पर एक पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे, और एक गवर्निंग काउंसिलिंग रहती है, तो उसमें ये सारे सदस्य यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सीधा सीधा आपको अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है। तो याद रखना, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो याद रखना, जो आपके राजीव कुमार साहब है, ये राजीव कुमार वर्तमान में यहाँ पर आपके नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो याद रखना, सॉरी उपाध्यक्ष है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद में शामिल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। राज्यों के मुख्यमंत्री मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर नीति आयोग के संचालन परिषद में शामिल होते हैं। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि जो आपका नीति आयोग से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, नीति आयोग से सही विकल्प को अगर हम देखें तो उपरोक्त सभी कथन सही है। अब सारे कथन को एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ भारत सरकार के नीति निर्माण का प्रभुत्व मंडल या थिंक टैंक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है। तो याद रखना, ये कौन है, नीति आयोग यहाँ पर थिंक टैंक है। या ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। बिल्कुल सही है, ये तो कार्यकारी निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संघवाद की स्थापना करना, ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन यहाँ पर इसके सही आते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका योजना आयोग है, इस योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखना, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके पहले अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके MV माथुर साहब है, इन MV माथुर साहब ने एक बार ये बोला था कि जो वित्त आयोग है और जो योजना आयोग है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लेकिन किसने बोला था, ये पूछ सकता है, तो MV माथुर साहब ने दिया था।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो याद रखना 6 अगस्त 1952 को यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं, उपरोक्त जितने भी सूचकांक दिए गए सारे नीति आयोग जारी करता है, इनके नाम याद रखना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये भी यहाँ पर इंपोर्टेंट है, ठीक है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वाला सिस्टम है वो भी यहाँ पर नीति आयोग जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा नीति आयोग से संबंधित है? तो याद रखना उपरोक्त जैसे सभी परामर्शदात्री, शोध शाखा, टीम इंडिया शाखा, ये सारी शाखा नीति आयोग से संबंधित है, तो इनका एक बार नाम पढ़ लेना, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना 13वां स्थान यहाँ पर मध्य प्रदेश का। याद रखना जो नीति आयोग है इसने एक इंडेक्स जारी करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो इसने 2020 में जो जारी किया था उसमें मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग की स्थापना अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपके सीताराम येचुरी है, सीताराम येचुरी ने यह बात कही है कि जो नीति आयोग है ये अनीति और दुर्नीति के नाम से यहाँ पर इसको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपके मानव अधिकार आयोग से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो याद रखना ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश यहाँ पर क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मतलब जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया, अब या वो तो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर कोई भी अन्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो याद रखना ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये बहुसदस्यीय संस्था है, और एक यहाँ पर क्या है? तो सांविधिक निकाय है। याद रखना सांविधिक मतलब इसको किसने बनाया? तो अधिनियम के द्वारा बना, और बहुसदस्यीय मतलब इसमें कई सारे सदस्य होंगे, तो ये दोनों यहाँ पर इसके आंसर सही होंगे, ठीक है। और ये संवैधानिक नहीं है तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पर फिर आपको नहीं को पकड़ना है। अब इसमें नहीं कौन सा है? तो बी वाला। इसकी स्थापना 1993 में की गई, बिल्कुल राइट है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार है, बिल्कुल गलत। आयोग सजा नहीं दे सकता है, सजा सुप्रीम कोर्ट देगा, कोर्ट देगा। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भेज सकता है, बिल्कुल सही। तो सजा नहीं दे सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो इनका कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष का इनका यहाँ पर कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। अभी तक जितना भी कार्यकाल देखते आ रहे थे वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का था, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या कर दिया? 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया, तो ये आपको दुख दे सकता है। याद रखना सीधा सिंपल 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? तो याद रखना जो राष्ट्रपति है, यहाँ पर जो मानवाधिकार आयोग की जो गठन है, सॉरी जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उनके लिए एक समिति होती है, वो यहाँ पर उनका चयन करती है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। तो इस समिति में यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और एक विपक्षी दल का नेता होता है, और राष्ट्रपति इस समिति में शामिल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है? अब ये क्वेश्चन क्या है? ये मैंने इसलिए बोला कि आप एक बार नजर घुमा लेना कि जो जस्टिस पी सदाशिवम है ये अभी तक यहाँ पर क्या रहे? अध्यक्ष नहीं रहे। अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि इनकी लंबी लंबी लिस्ट है, पूरे नाम कैसे याद रखेगा आदमी? मतलब लगभग 14-15 आयोग है, 14-15 आयोग की इतनी लंबी लंबी लिस्ट, सारे नाम नहीं याद होंगे, तो ऐसी चीजों पर ध्यान हमें देना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मैंने डाल दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद रखना इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को यहाँ पर की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जो आपके जस्टिस रंगनाथ मिश्रा है, ये रंगनाथ मिश्रा यहाँ पर मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए थे।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, या किया जा चुका है? तो याद रखना अभी तक 2 बार इसमें यहाँ पर संशोधन हुआ है, 2 बार, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसके अनुदान मिलता है, किससे अनुदान मिलता है? तो याद रखना इसको यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना उस समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मैंने बताया था आपको कि इसमें एक तो प्रधानमंत्री होता है, एक विपक्षी दल का नेता होता है, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसमें जो अध्यक्ष रहता है वो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता यहाँ पर करता है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो घटना घटित होने के कितने वर्ष पूर्व में हो? याद रखना जो घटना घटित होने के 1 वर्ष के पूर्व में या पहले के हो उनको यहाँ पर जांच कौन नहीं करेंगे? वो मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा। मतलब एक वर्ष के अंदर अंदर के जो भी मामले उसकी जांच यहाँ पर मानव अधिकार आयोग करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आयोग है इसे यहाँ पर दीवानी मामले की यहाँ पर शक्ति है। दीवानी मतलब सिविल न्यायालय की शक्ति है। दीवानी की जगह सिविल न्यायालय भी आपका आ सकते हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये मानव अधिकार आयोग को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाते हैं? तो याद रखना ये किए जाते हैं महासचिव के द्वारा। ठीक है, आयोग के जितने भी आदेश या विनिश्चय ये महासचिव के द्वारा तय किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिनियम की धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मानव अधिकार आयोग है उसके जो धारा कौन सी है? धारा आपकी यहाँ पर कौन सी है? 6। इस धारा 6 के द्वारा यहाँ पर सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया। कौन सी? 6 नंबर की जो धारा है उसमें सदस्यों की पदावधि दी है। आयोग के सदस्य को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना जो धारा 5 है इस धारा 5 में यहाँ पर जो आयोग के सदस्य अध्यक्ष है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, उनको हटाने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मानव अधिकार आयोग दिया नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन शुरू हुए थे तभी मैंने बता दिया था कि अपना मानव अधिकार आयोग वाला चैप्टर शुरू हो गया, मानव अधिकार आयोग शुरू हो गया। तो यहाँ पर सीधा दे नहीं रखा है, लेकिन आपको समझ जाना है कि मानव अधिकार की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। जैसे ही आयोग खत्म हो रहा है अगला आयोग शुरू कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस आयोग के क्वेश्चन शुरू हो गए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है। बाकी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऐसा व्यक्ति जो मानव अधिकार से संबंधित विषयों की ज्ञान रखता है वो यहाँ पर सदस्य बन सकता है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है वो इसका सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके 10 दिसंबर 1948 है, इस 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ था? जो यूएनओ है, इस यूएनओ में यहाँ पर जो महासभा होती है इसने मानव अधिकार के घोषणा पत्र को अपना लिया था कि मानव को अधिकार होना चाहिए, उनके मानव के क्या अधिकार है। तो याद रखना इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्षों भी शामिल होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। तो याद रखना जो ये सभी शामिल होते हैं, मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के यहाँ पर क्या होते हैं? ये सभी जो आयोग आपके दिखाई दे रहे हैं इन सबके जो अध्यक्ष होते हैं, इन सबके अध्यक्ष यहाँ पर इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो नियुक्ति की जाती है ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर देखना राज्य मानवाधिकार आ गया, मतलब राज्य का राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है? तो याद रखना इनको अनुदान मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा। इनका जो वेतन भत्ता जो भी यहाँ पर निर्धारित करते हैं वो सब केंद्र सरकार करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना 3 वर्ष इनका यहाँ पर कार्यकाल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, कार्यकाल 3 वर्ष का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहने की बात ही नहीं है, दिल्ली लगा देना, जहां पर राष्ट्रीय
जहां पर भी राष्ट्रीय आयोग आए वहां पर दिल्ली ठोक देना आप तो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसमें से अगर हम बात करें तो जो भारतीय विधि आयोग है, इस विधि आयोग का सदस्य यहाँ पर पदेन सदस्य, अध्यक्ष पदेन सदस्य नहीं होता है। बाकी महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये सारे जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो अध्यक्ष क्या करते हैं, वो मानव अधिकार आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था कि 10 दिसंबर 10 दिसंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, वो कौन सा अध्यादेश था? तो आपसे सीधा सीधा आपको तो ये बताना है कि जो आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत करता है। बाकी आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति ने सन 1993 में मानव अधिकार के लिए अध्यादेश जारी किया था और अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है इसका उद्देश्य था यहाँ पर उपरोक्त सभी, मतलब मानव अधिकार सुरक्षा का आयोग का गठन करना, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण करना और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। तो यह आप एक बार पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो गलत होंगे भी नहीं, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना जो राज्य के सशस्त्र बल है वो इसमें शामिल नहीं है, जबकि वायुसेना, नौसेना और थल सेना इसमें शामिल है, लेकिन राज्य के सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी तो आप पहले देख लो, ध्यान से पढ़ लो, स्पीड ज्यादा नहीं है। वैसे आप भी इतनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी TS ठाकुर। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं मान रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन मत करना। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखना जो आपके उपरोक्त सभी लोग दिखाई दे रहा है, अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी जैसे शिवराज V पाटिल, गोविंद प्रसाद माटुर और साइरिक जोसेफ, इन सब लोगों ने क्या किया? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आपकी धारा जो है ये धारा 2D है। इस 2D में क्या हुआ कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो मानव अधिकार की परिभाषा है ये धारा 2D में यहाँ पर दी गई है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो सभी सही रहेंगे। अब इनको पढ़ लेते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। कौन? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। ये केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं रहते। अगर एक बार इन्होंने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन गए तो फिर कहीं पर भी दूसरा पद धारण नहीं करेंगे। इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अगर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल चल रहा है तो उनके पद पर रहते हुए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इनकी ना तो इनकी जो सैलरी है वो कम नहीं की जा सकती है, तो मतलब लाभकारी परिवर्तन नहीं की जा सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं? तो याद रखना धारा 39, धारा 39 के तहत यहाँ पर जो आपके राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य उनको क्या बोला जाता है? तो उनको लोक सेवक समझे जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आयोग ने वार्षिक रिपोर्ट एवं विशेष प्रतिबंध से संबंधित दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सीधा क्या कह दिया कि कौन सी धारा में जो आपका मानव अधिकार आयोग है ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है, वो कौन सी धारा में बताया गया है? तो याद रखना वो है धारा 20। धारा 20 के तहत यहाँ पर ये अपनी रिपोर्ट को पेश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना हस्ताक्षरित आवेदन किसे देकर अपना त्यागपत्र कर सकते हैं? तो याद रखना ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो भी अध्यक्ष या सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
अधिनियम की किस धारा में यो आयोग के कृत्य वर्णित है? कृत्य मतलब क्या होता है? कार्य। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य किस धारा में है? तो याद रखना ये धारा 12। धारा 12 में क्या है? इनके कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग के गठन के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, धारा 3 है। ये धारा 3 आपको याद रखनी है। इस धारा 3 में यहाँ पर आयोग के गठन की बात की गई है। कौन सा आयोग? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात इसमें यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया, वह अपने कार्य क्षेत्र से लाभकारी पद पर हो, या कदाचार और असक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। ये तो आपने पढ़ लिया होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार और असक्षमता के आधार पर हटाने पर किसके द्वारा इसकी जांच की जाती है? तो याद रखना, पहले आपका सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय है? तो याद रखना, जब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया तो उसमें यहाँ पर कितने अध्याय बताए? तो इसमें टोटल 8 अध्याय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम किस धारा में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना, ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, मतलब धारा 32 में। ठीक है। धारा 32 में यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम है उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो धारा 32 में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 किस धारा में सशस्त्र बलों के संबंध में बताया? तो याद रखना, जो धारा 19 है, इस धारा 19 में यहाँ पर सशस्त्र बल से संबंधित यहाँ पर प्रावधान बताए गए। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम महिला सदस्य कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये थी आपकी फातिमा बीबी। याद रखना, फातिमा बीबी राष्ट्रीय मानव अधिकार की पहली महिला सदस्य बनी थी। कौन? फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो याद रखना, ये करते हैं राज्य सरकार के समक्ष। मतलब जो राज्य मानव अधिकार आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो ये अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? तो ये देंगे राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया? तो याद रखना, ये धारा 21। ठीक है। अभी अपन ने राष्ट्रीय देखा था, तो राष्ट्रीय में कौन सी धारा थी? तो राष्ट्रीय में धारा 3 थी, लेकिन राज्य में कौन सी है? तो राज्य में धारा 21 है। इनके द्वारा इसका क्या किया गया? गठन का प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, ये की गई आपकी यहाँ पर 13 सितंबर 1995 को इसका यहाँ पर गठन किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995। अगला क्वेश्चन, हम बराबर बराबर हमारे अधिकार निम्नलिखित में से किस आयोग का ध्येय वाक्य? तो याद रखना, जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग है, इस मानव अधिकार आयोग का जो मोटो या एक ध्येय वाक्य की हम बात करें तो ये क्या है? हम बराबर बराबर हमारे अधिकार। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इनका जो कार्यकाल की हम बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय हो, दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है मानव अधिकार आयोग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना वो होता है आपका कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री देखो, जैसे अपन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार में जो अध्यक्ष था वो कौन था? प्रधानमंत्री। और यहाँ पर कौन है? तो ये यहाँ पर है मुख्यमंत्री। अब आपको ये पढ़ना होगा कि समिति होती है उसमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। पहले आप पढ़ना, तभी आपकी चीजें बनेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये थे आपके हबीब उल्ला साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हबीब उल्ला साहब है ये राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके हबीब उल्ला साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सिद्ध कथा आचार्य असक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं? तो ये है आपके कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति पहले क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद में हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राज्य सरकार एक विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त करती है, वहां कितने वर्ष
अनुभव प्राप्त अधिवक्ता होना चाहिए। तो याद रखना, जो राज्य सरकार होती है एक विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त करती है, उसको यहाँ पर कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो 7 वर्ष का वहां अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो, अब महिला आयोग के यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। महिला आयोग में पहले राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ेंगे, फिर अपन मध्य प्रदेश महिला आयोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, पानी पीऊंगा, उसके बाद में हम फिर से क्वेश्चन लगाएंगे। इतने आप क्वेश्चन पढ़ लो। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन जबरदस्त है, स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि अगर स्पीड में नहीं चलेंगे तो 10 घंटे की क्लास पहुंच जाएगी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ रहे हैं ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपना कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। तो याद रखना, जो महिला आयोग है इसका गठन 31 जनवरी 1992 को इसका यहाँ पर गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना यह अधिनियम था आपका कौन सा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। मैंने बताया था कि अधिनियम क्या होता है, तो पहले जैसे एक सदन में लाया, लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पहुंचा, फिर राष्ट्रपति ने पारित किया, तो ये एक अधिनियम बन गया। और ये अधिनियम कब का है, तो महिला आयोग का जो अधिनियम है ये 1990 का है। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना महिला आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बनी थी जयंती पटनायक। ठीक है, जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना वर्तमान में जो रेखा शर्मा जी है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी हुई है, तो रेखा शर्मा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 बार अध्यक्ष बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपकी गिरिजा व्यास है ये गिरिजा व्यास जी लगातार 2 बार मतलब महिला आयोग के अध्यक्ष बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो फिर से वही कहूंगा बिना देखे नई दिल्ली लगा देना। अगला क्वेश्चन, महिला आयोग में कुल कितने सदस्य संख्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, इसमें क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के अलावा इसमें 7 और सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य का प्रावधान है, तो याद रखना 2, मतलब 2 क्या, एक तो सदस्य किसका रहेगा, एससी का रहेगा, और एक सदस्य किसका रहेगा, एसटी का रहेगा, मतलब टोटल 2 सदस्य इसमें एससी एसटी के रहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, तो आंसर पहले आ गया, 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अब यहाँ पर बड़ी दिक्कत भैया, कभी 665, कभी 370, और यहाँ पर तो आ गया 365, तो याद रखना, अब याद तो रखना पड़ेगा, महिला आयोग में जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो नियुक्ति है ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये अनुच्छेद आपका कौन सा, 42वां अनुच्छेद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटी का सेशन है, इसको एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये जो आपका मध्य प्रदेश में महिला आयोग बना था ये बना था आपका 23 मार्च 1998 को, तो ये बात आपको याद रखना है, 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसे बनाया, केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप कैसा है, तो याद रखना कैसा है, सांविधिक है। सांविधिक मतलब क्या होता है, तो ये ऐसा आयोग जो किसी अधिनियम द्वारा बना हो उसे अपन सांविधिक बताते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये फिर मैं वही बताऊंगा, दिल्ली लगा देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो शोभा ओझा जी है ना, ये मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग है ना उसके अध्यक्ष है, तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय की नहीं रही है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अपन देख लेंगे, लॉजिकली इनको यहाँ पर हल करना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा के तहत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, जो दो धारा थी वो थी आपकी धारा 3। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर भी धारा 3 है। इसी धारा 3 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। 90वां यहाँ पर अधिनियम था 1990 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये यहाँ पर आता है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पर इसका नोडल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों को अनुभव होना चाहिए, तो याद रखना ऐसे सदस्य जिनको विधि का अनुभव हो, प्रबंध का अनुभव हो, आर्थिक विकास का अनुभव हो, वो यहाँ महिला आयोग में सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण करता है? तो याद रखना जो केंद्र सरकार रहेगी, ये केंद्र सरकार जो महिला आयोग है इसमें यहाँ पर इनकी सेवा शर्तें, इनका वेतन भत्ता सबका निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रही? तो ये फिर बताऊंगा, जो गिरिजा व्यास जी थी, ये गिरिजा व्यास लगातार 2 बार महिला आयोग के अध्यक्ष बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये अपना त्यागपत्र यहाँ पर केंद्र सरकार को ही देते हैं। अब सारा काम केंद्र सरकार कर रही, किसमें? महिला आयोग में। महिला आयोग में जो भी काम है वो केंद्र सरकार का ही है, नियुक्ति कर रही है, उनकी सेवा शर्तें, उनको त्यागपत्र, सब काम केंद्र सरकार का। महिला आयोग को निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखना इनको यहाँ पर सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रति समन जारी कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है, लेकिन सजा नहीं दे सकती है सिविल न्यायालय। ठीक है, तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं केंद्र सरकार के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना ये केंद्र सरकार के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। मतलब कोई भी राष्ट्रीय महिला आयोग कोई भी केंद्र सरकार को सलाह देती है, मतलब कोई भी यहाँ पर कानून नहीं बनाती है बल्कि सलाह देती है और सलाह के आधार पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना से सम्मिलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना जो महिला आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है, एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक यहाँ पर 5 सदस्य, मतलब 1 + 1 + 5 मतलब टोटल 7 लोग इसमें काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य संबंधित सही विकल्प को चुनिए। मतलब इसका आंसर तो उपरोक्त सभी रहेगा, लेकिन अपन यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बातें की है। आयोग में के अध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। देखो ये जो पॉइंट मैंने दिए है ना, ऐसे जो क्वेश्चन है इनका यहाँ पर कि एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आयोग के अध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो कैबिनेट के मंत्री के समान। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है और आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और सदस्य राज्य मंत्री के समान यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा राष्ट्रीय महिला आयोग की है? तो याद रखना जो आपकी उपरोक्त सभी शाखा आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे उत्तर भारत शाखा, लोक संबंध शाखा और वैधानिक शाखा, तो ये सारी राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित शाखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा राष्ट्रीय महिला आयोग की है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, प्रताड़ना एवं अमानवीय कृत्यों से संबंधित है? तो याद रखना जो आपकी शिकायत एवं जांच शाखा है, ये जांच शाखा क्या करती है? तो जो भी महिला के साथ हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, प्रताड़ना होती है उनकी जांच करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो इनकी शक्तियां दी गई, तो उपरोक्त सभी शक्तियां प्राप्त है। एक बार शक्तियां पढ़ना, क्वेश्चन सही हो जाएगा, पढ़ बता देता हूँ, है ना। महिला अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित न्यायिक कार्यवाही का में हस्तक्षेप, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बंदी गृह एवं कारावास का निरीक्षण और पीड़ित महिला उनके परिवार के लिए तत्कालिक अंतरिम राहत के लिए सरकार से अनुशंसा करना, ये सारे काम राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। एक बार कार्य पढ़ लेना इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का है? अब यहाँ पर फिर कार्य से क्वेश्चन पूछा है, तो कार्य से क्वेश्चन में आपका सही नहीं करवा रहा हूँ, मतलब ये कार्य आप एक बार पढ़ना ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि कार्य क्या क्या है। ठीक है, इसका तो आंसर वही डी रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के अधिकार से संबंधित है? ये क्वेश्चन अच्छा है, तो याद रखना इसमें जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब
अनुच्छेद 42 में मैंने बताया था कि प्रसूति सहायता के लिए उपबंध है, और 243 में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, मतलब जो स्थानीय निकाय रहेंगे उसमें जो आपका वोट होएगा या फिर स्थानीय निकाय में जो भी निर्वाचन होगा उसमें 1/3 महिलाएं रहेगी, ये बात 243 में दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से किसके सहयोग से हिंसा घर महिला अधिकार नामक योजना चला रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंसा घर महिला अधिकार नामक जो योजना है वो किसके सहयोग से चला रही है? तो याद रखना दिल्ली पुलिस के सहयोग से ये महिला आयोग ने चलाया है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य नियुक्त किए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो आपके आलोक रावत साहब है, ये एकमात्र ऐसे सदस्य है जो कि महिला आयोग के सदस्य बने हैं, वो भी पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना यूएनओ ने सन 1992 में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। कब? सन 1992 को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। अगला, लगातार कितने अधिवेशन में अनुपस्थित रहने पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटा सकती है? तो याद रखना, लगातार अगर कोई व्यक्ति 3 बैठक में अगर शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का, या तो अध्यक्ष या सदस्य, तो उसको उसके पद से केंद्र सरकार हटा देती है। अगला क्वेश्चन, किस आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने पद से हटा सकती है? तो इसका तो उपरोक्त सभी रहेगा, दिवालिया या विकृत या नैतिक उद्यमिता या दोषी पाया जाता है तो उसको हटा सकती है। तो ये बात तो आपको रटा रही होगी। अगला, किस वर्ष से राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंधित विवाद से संबंधित समुद्र पारिक भारतीयों के साथ नोडल एजेंसी बना दिया? तो याद रखना ये वर्ष था आपका 2008। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अब इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो पूरा जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, पर यहाँ पर थोड़ा सा महिला के बारे में है तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के लिए उपबंध ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, अनुच्छेद में दिया गया। तो याद रखना, अपन जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 काम में दिए गए, तो इसमें महिलाओं के यहाँ पर सम्मान की बात की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये स्थापना की गई सन 1993 में। किसने की? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना सन 1993 में की है, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग वित्तीय हेतु किस पर निर्भर है? तो याद रखना राष्ट्रीय महिला आयोग किस पर निर्भर रहेगी? केंद्र सरकार पर, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के जितने भी काम है वो केंद्र सरकार कर रही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग किस मामलों में शिकायत की जांच कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना अगर कोई भी महिला उनके साथ पीड़ित पक्ष की शिकायत रहेगी स्वप्रेरणा से या तीसरे पक्ष की शिकायत से, वो यहाँ पर जांच कर सकती है। देखो, कोई भी पीड़ित ने शिकायत करी तो वो जांच करेगी, या फिर महिला आयोग के पास ये भी शक्ति है कि अगर उनको कोई भनक लगे तो वो उनके स्वप्रेरण से कर सकती है, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने कोई जानकारी दी कि उस महिला के साथ हिंसा हो रही है तो महिला आयोग यहाँ पर जांच करेगा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो याद रखना ये सांविधिक निकाय है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग भी संवैधानिक है और राज्य भी संवैधानिक है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो राज्य सरकार है वो यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ पर याद रखना 1995 का अधिनियम है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 का जो एक्ट है उसके तहत यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। जो मतलब और राज्य का जो है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है इसका जो एक्ट अगर आप देखोगे तो इसका एक्ट है 1995 के अधिनियम के तहत इसकी यहाँ पर स्थापना की गई है। तो दोनों में यहाँ पर अंतर समझना है और क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये होता है आपका यहाँ पर 3 वर्ष, और 3 वर्ष या 65 वर्ष मैंने अभी आपको बताया था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो मैंने बताया था शोभा ओझा यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो राज्य महिला आयोग है उसके यहाँ पर क्या है? अध्यक्ष है।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश महिला आयोग के सदस्यों में कितने सदस्य एससी एसटी या ओबीसी से होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पर जो सदस्य रहेंगे इनमें से एक जो सदस्य है ये एसटी एससी या ओबीसी तीनों में से होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना त्यागपत्र कैसे देंगे? तो याद रखना ये त्यागपत्र कैसे देंगे, तो केंद्र सरकार को यहाँ पर ये अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन करेंगे? तो राज्य सरकार करेंगी। केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रही है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उपरोक्त सभी है। अब ये क्यों बनाया? क्योंकि आप एक बार सारे जितने भी अध्यक्ष रही उन पर यहाँ पर नजर घुमा ले, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की 2 बैठक के मध्य कितने समय का अंतराल होना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना 2 बैठक के बीच में लगभग 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, इससे ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर आएगा, लेकिन अपन पढ़ेंगे। आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के समक्ष दर्जा प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं पर लिख लेना। और आयोग के सदस्य को राज्य मंत्री के समक्ष दर्जा प्रदान है, तो ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आपसे बना है कि जो महिला आयोग है, राज्य का महिला आयोग मतलब मध्य प्रदेश का महिला आयोग किसे रिपोर्ट देगा? तो ये राज्य सरकार को देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय का किसे दे रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार को, और राज्य महिला आयोग किसे दे रहा है? तो ये दे रहा है आपका इसको यहाँ पर राज्य सरकार को, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट।